हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए एंड टीम। मैं हूं समृद्धि पुरोहित एंड वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 7 अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो यहाँ इस इमेज में इन्होंने बताया है कि जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से कई सारी पॉपुलेशन को तो एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है, लेकिन कई सारी ऐसी भी है जो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। उनके लिए हमें कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। वो सब हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में जानने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, और साथ में इन्होंने बताया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है। यानी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ डे बाय डे फास्टर होती जा रही है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट चैलेंज टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि यंग पॉपुलेशन बहुत सारी है। फिगर 7.1 यानी जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ था, गिव्स एन आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में जहाँ पे यंग वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज एक तरह से वेस्ट जा रहे हैं। जो जो काम वो कर सकते हैं वो सब वो नहीं कर पा रहे, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन मास पॉवर्टी एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर बहुत समय तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही, वो अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं, तो उनके पास में जॉब्स नहीं होंगी तो इनकम नहीं आएगी। अगर उनके पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो वो पुअर रहेंगे, वो पॉवर्टी से जूझेंगे। एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर लोग कमा नहीं रहे, नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगी और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं रहेंगी, बिजनेसेस नहीं बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोफेशंस भी फलेंगे फूलेंगे नहीं, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्लो रहेगा। मोस्टली यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑफकोर्स जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें यंग पीपल की काउंटिंग ज़्यादा है। यंग पीपल आर अ मेजर ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यंग पीपल एक मेजर ह्यूमन रिसोर्स हैं। दे आर की एजेंट्स फॉर सोशल चेंज। हमारे सोसाइटी में जो भी चेंजेस लाते हैं वो यंग पॉपुलेशन लाती है, क्योंकि न्यू जनरेशन सारी दुनिया से कनेक्टेड है वाया इंटरनेट। एंड ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। आजकल कई सारे फॉरेन कंट्रीज के प्रोफेशनल कोर्सेज भी आ गए हैं, तो हम कई बार कोलैबोरेशन भी करते रहते हैं फॉरेन कंट्रीज से, हमारी एलपीजी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। तो इन सब में यंग पॉपुलेशन एक मेजर कंट्रीब्यूशन देती है। इंडिया हैज कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, हेंस अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ इज द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी। वही बात, जो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन है उसके ऊपर अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा और उसको सुलझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है किसका? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का और पॉपुलेशन का। हमने देखा ना, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एंड फूड सप्लाई बढ़ती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का प्रोपोर्शन भी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में कम ही रहता है, जिस वजह से लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो जनरली अनएम्प्लॉयड पीपल आर इन्वॉल्व इन अनप्रोडक्टिव वर्क लाइक गैम्बलिंग। लोग जुआ खेलने लग जाते हैं जो अनप्रोडक्टिव है, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, एंड इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी वो कोई फायदेमंद चीज नहीं है। एंड इंडल्ज इन एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज। वो चोरी चकारी में लग जाते हैं, समाज का किसी तरह भला नहीं करते, एंड अपने आसपास भी किसी और का भला होने नहीं देते। कई बार ऐसे लोग गुंडे बने पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नॉर्मली एनीवन हु इज नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू नेचर, वर्किंग एज ग्रुप, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है, एंड प्रिवेलिंग वेज रेट, आजकल कितने वेजेस मिल रहे हैं उसके। The rate of economic growth is not fast enough to generate adequate jobs to absorb the expanding labor force. हमने लास्ट चैप्टर में देखा ना, पॉपुलेशन एक फास्ट रेट पर बढ़ रही है और उसके करस्पॉन्डिंग में हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हो पा रही। और अगर इकोनॉमिक ग्रो नहीं हो रही यानी बिजनेस घाटे में जा रहे हैं या फिर बिजनेसेस उतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे। अगर बिजनेसेस के पास में ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं है तो वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर कैसे करेंगे? ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यानी उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर नहीं हो रहे यानी कि कम जॉब्स हैं, एडिक्वेट जॉब्स नहीं है, जितनी पॉपुलेशन है, लेबर फोर्स है, उसके करस्पॉन्डेंस में एडिक्वेट जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आता है अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स, इससे छोटे भी नहीं, इससे बड़े भी नहीं, अगर उनसे छोटे उनसे बड़े को कंसिडर करें जो कहीं काम नहीं कर रहे तो उन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, सिर्फ 15 to 59 एंड आर एबल एंड विलिंग टू वर्क। एबल है, वो काम कर सकते हैं और चाहते भी हैं काम करना। एट द प्रिवेलिंग वेज, जितने भी सैलरी वेजेस उन्हें मिल रहे हैं उतने प्राइस पे, जितने भी मार्केट में फीस चल रही है उसके मुताबिक
अगर वो काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं पर फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही तो हम उन्हें कंसिडर करेंगे एज अनएम्प्लॉयड। For a person to be considered employed, it is essential that the person should be engaged in work for a minimum number of hours per week. NSSO ने यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स बताए हैं जिसके मुताबिक इंसान अनएम्प्लॉयड हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयड हो सकता है या प्रॉपरली एम्प्लॉयड हो सकता है। तो अनएम्प्लॉयड कौन है? जो हर हफ्ते लेस देन 14 आवर्स काम कर रहा है। इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो अगर 14 आवर्स पर वीक यानी 14 आवर्स पर 7 डेज, दैट विल गिव अस 2 आवर्स पर डे। तो अगर कोई ऑनलाइन ब्लॉगिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है या आसपास के एरियाज में कहीं कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो वो भी एक प्रकार से अनएम्प्लॉयड है। देन दोज हु वर्क 15 to 28 आवर्स अ वीक आर अंडर एम्प्लॉयड, यानी वो एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितना वो काम कर सकते हैं उतनी कैपेसिटी के साथ वो काम नहीं कर रहे। अगर वो चाहें तो इससे ज्यादा टाइम भी काम कर सकते हैं एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पर्सन वर्किंग फॉर 8 आवर्स पर डे, जो इंसान हर दिन 8 घंटे काम करे और साल के 273 डेज काम करे। 273 कहाँ से आया? साल में होते हैं 365 डेज, उसमें से आ जाते हैं 53 संडेज एंड 52 सैटरडेज भी पकड़ सकते हैं हम। ये देखिए, साल के 365 डेज में से अगर हम माइनस करते हैं 53 संडेज तो आंसर क्या आएगा? 312। और कई ऑफिसेज में सैटरडे को भी हॉलीडे रहती है लेकिन सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे मोस्टली, तो हाफ द सैटरडेज को माइनस कर देते हैं। साल भर के 52 सैटरडेज होते हैं तो उसका हाफ रहेगा 26, माइनस 26 करेंगे, वी विल गेट 286। देन हम 13 नेशनल हॉलीडेज पकड़ सकते हैं, राइट? सो दैट वुड गिव अस 286 माइनस 13, दैट इज 273 डेज। तो जो लोग 8 आवर्स पर डे काम करते हैं सैटरडे संडे छोड़कर एंड नेशनल हॉलीडेज छोड़कर, वो कहलाते हैं एम्प्लॉयड ऑन अ स्टैंडर्ड बेसिस। यू शुड नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, हमने पहले साइंस में पढ़ा था ना। इनवॉलंटरी यानी क्या? ना चाहते हुए भी। हमारे हार्ट एंड लंग्स क्या है? इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं क्योंकि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रीदिंग हम अपने आप करते हैं, हम उसे थोड़ा टाइम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसी तरह इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हाट, जिसमें एक इंसान चाहता है जॉब पाना लेकिन उसे जॉब मिल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि लेबर फोर्स ज्यादा है और उसके रिलेशन में लेबर की उतनी डिमांड नहीं है, दैट इज सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड कम है। तो जो लोग विलिंग बट अनेबल टू फेच अ जॉब आर इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड। देन है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर अ पर्सन इज फिट टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं, आप या तो 16 ईयर्स के हो चुके होंगे या 16 के होने वाले होंगे, बट वर्किंग एज ग्रुप तो 15 to 59 ईयर्स की है। तो यानी कि अभी आप फिट टू वर्क हैं, आप अभी काम करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन क्योंकि आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए आप कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं है। देन है अंडर एम्प्लॉयमेंट, हमने पहले देखा ना। अंडर यानी जो अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। इट इज अ सिचुएशन वेयर पर्सन्स कैपेसिटी टू वर्क इज अंडर यूटिलाइज्ड, जितना वो काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं देश को, उतनी दे नहीं पा रहे। देन कम्स फुल एम्प्लॉयमेंट, जो 273 डेज काम करते हैं फॉर 8 आवर्स। तो ये वाले कौन से होते हैं? इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी इसमें ऐसा एज्यूम किया जाता है कि सारे रिसोर्सेज मोस्ट एफिशिएंट मैनर में यूज हो रहे हैं, जबकि वो हर बार सही हो जरूरी नहीं है। जो लोग एम्प्लॉयड हैं, रोज ऑफिस में जाके 8-9 घंटे बैठते हैं, वो भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पता। इसके बाद में है हमारे पास में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने सब टाइप्स दे दिए हैं। 2 टाइप्स होते हैं मेन, एक होता है रूरल यानी रूरल एरियाज का, और अर्बन जो टाउन्स एंड सिटीज में टेक प्लेस करता है। रूरल में आते हैं सीजनल और डिस्गाइज्ड, अर्बन में एजुकेटेड और इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल के देन 4 सब टाइप्स हैं, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल। ये सब हम अभी देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट से। ये विलेजेस में पाई जाती है। पहला टाइप है सीजनल। कई सारे लोग सीजनल काम करते हैं, यानी कुछ 3-4 महीने उनका काम चलता है एंड बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। जैसे एग्जांपल है एग्रीकल्चर का, वो टाइम पे जब मॉनसून है, जब बारिश का सीजन है, तब कल्टीवेशन अच्छे से होता है, बट बाकी टाइम ऑफ सीजन में वो पूरी इतनी जो भयंकर लेबर फोर्स है विलेज एरियाज की, जिसमें से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल वर्क में लगी हुई है, फिर भी वो इतनी सारी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रहती है बाकी 7-8 महीने। यहाँ पे इन्होंने दिया नियरली 5-7 मंथ्स इन अ ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन टूरिज्म। जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उनका भी काम सीजनल है, क्योंकि टूरिस्ट का एक सीजन रहता है आने का। जैसे मोस्टली फॉरेन टूरिस्ट तब आते हैं जब वेकेशंस चालू रहती हैं उनकी। देन मैरिज बैंड्स, शादियों का भी सीजन होता है। शुगर फैक्ट्रीज, आइस फैक्ट्रीज, फिशरीज, ये सब आते हैं सीजनल कामों में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड मतलब क्या? इनविजिबल, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखती नहीं है। इट इज जनरली फाउंड इन विलेजेस, मोर पीपल डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया है
एक खेत का एग्जांपल लें, 10 क्विंटल्स ऑफ जौर ही हो रहे हैं इस खेत में उगने वाले, तो इस खेत को 5 लोग भी आराम से चला सकते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस सेम खेत में उतना ही प्रोडक्शन करने के लिए 10 क्विंटल्स जौर के लिए अब 16 वर्कर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने काम को बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया एंड 16 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जबकि इतने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे पढ़ लेते हैं। इवन इफ सम आर विड्रॉन, प्रोडक्शन डज नॉट सफर। जब जो काम 5 वर्कर्स में हो पा रहा था, उसके लिए 16 वर्कर लगा के क्या फायदा, 9 एक्स्ट्रा है। उन 9 वर्कर्स को अगर हम निकाल भी देंगे तो प्रोडक्शन सफर करेगा क्या, नहीं, तो भी हमें 10 क्विंटल्स ऑफ जौर मिल जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद सरप्लस मैन पावर। ये सब लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन डिस्गाइज्डली एम्प्लॉयड है, क्योंकि इतनी मैन पावर की जरूरत नहीं थी, ये तो ज्यादा हो गई, सरप्लस हो गई। इन विच सम वर्कर्स हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। उनके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनसे प्रोडक्टिविटी किसी भी तरह बढ़ नहीं रही। The excessive pressure on land leads to disguised unemployment in rural areas. एग्जाम्पल लेते हैं घर का। उन घर वालों के पास में उतना ही लैंड है, से 500 स्क्वायर मीटर्स। देन वहाँ रहने वाले किसान के 2 बेटे थे, उन दोनों में कुछ समय बाद में डिवाइड कर दिया। वो 500 का लैंड था तो 250 दोनों को दे दिया। अब कुछ महीनों में दोनों भाइयों में हो गया झगड़ा, तो वो दोनों अपने अपने लैंड पे अपने अपने वर्कर्स के साथ में काम करने लग गए। तो बीज बोने के लिए, फसल कटाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए, हर चीज़ के लिए दोनों ने अलग अलग एम्प्लॉयज़ रखे, वर्कर्स रखे। वहीं अगर वो एक 500 मीटर्स का लैंड होता तो आधे वर्कर्स में काम हो जाता, पर अब क्योंकि वो 250 के दो हैं, तो दोनों में अलग अलग वर्कर्स काम करते हैं। दैट मीन्स ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है बिना मतलब के। उसी तरह जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे और लोग आते जाएंगे खेतों में भी काम करने के लिए। अगर कभी उनका कोई रिलेटिव जो पहले शहर में नौकरी ढूंढने गया था लेकिन वहां उसे कोई प्रोडक्टिव काम होता नहीं दिखा, तो वो वापस गांव आ गया, तो वो भी अब इन्हीं का हाथ बटाएगा। इस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम होने की वजह से और कोई और अल्टरनेटिव जॉब नहीं रहने की वजह से एग्रीकल्चर में ओवर क्राउडिंग हो जाती है, जरूरत से ज्यादा लोग आ जाते हैं, जिस वजह से हमें देखने मिलती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बढ़ते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। अर्बन एरियाज में क्या प्रॉब्लम्स आती है? पहली बात तो अर्बन यानी टाउन्स एंड सिटीज। देन उन्होंने बताया है कि वहां पे देखी जाती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जिन लोगों ने एजुकेशन ले रखी है वो काम करना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही, वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। इसमें आता है मैट्रिकुलेट्स यानी 10th पास, अंडर ग्रेजुएट्स यानी 12th पास, ग्रेजुएट्स यानी जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है, बीकॉम एमकॉम वगैरह सब हो चुका है उनका, बट फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन। हो सकता है उन्होंने पढ़ाई पे उस हिसाब से जॉब ओरिएंटेड स्टडी नहीं की, पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, तो बेसिक्स क्लियर नहीं हुए, जिस वजह से आगे तक का समझ में नहीं आया। इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ। ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे अलग अलग अभियान आ रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह, उससे एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लिटरेसी रेट बढ़ती जा रही है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ पा रही। तो इस इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम है। प्रेफरेंस फॉर वाइट कॉलर जॉब्स। आजकल लोगों को मजदूरी का वगैरह काम पसंद नहीं आता, कोई भी शहर के लोगों को और गाँव के भी कई सारे लोगों को कंप्यूटर पे बैठ के या मैनुअल वर्क मीन्स जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, कंपनीज में काम होता है जिसमें उनकी कॉलर गंदी नहीं होती, वाइट कॉलर जॉब्स रहती हैं, वो प्रेफर करते हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स। लोगों ने पढ़ाई तो कर ली लेकिन उसके मुताबिक स्किल्स नहीं इकट्ठी की। अगर तुमने सुना है, देखा है, पढ़ा है कि बिजनेस क्या होता है, लेकिन उस बिजनेस को करने की कभी भी थोड़ी भी कोशिश नहीं की, तो क्या तुम्हें उसकी एग्जैक्ट वर्किंग का पता चलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो तुम्हारे पास में वो स्किल्स नहीं रहेगी जो एक एम्प्लॉयर को चाहिए अपने एम्प्लॉय में, जिससे वो उस कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट लाकर दे पाए। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट अवेलेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। लोगों को ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से और स्किल्स इकट्ठी कर सकते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आजकल कई ऑनलाइन सोर्सेज भी आ गए हैं, बट स्टिल क्योंकि लोगों को नहीं पता, इसलिए एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कई बार देखने मिलता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ऐसे वर्कर्स स्किल्ड भी हो सकते हैं और अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, यानी उनको कुछ स्किल्स की और एजुकेशन की जरूरत हो भी सकती है या अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। जैसे वार्ड बॉय वगैरह रहता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं चाहिए या कोई एजुकेशनल लेवल होना जरूरी नहीं है, बट नर्स के काम के लिए अच्छे से स्किल्स रहनी चाहिए। दिस इज जनरली अ फॉर्म ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। पहले हमने रूरल में क्या देखा था कि एक होती है प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट की, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो दिखती नहीं है, इट इज इनविजिबल इन नेचर। ये ओपन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं एंड स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं कि कितने लोग ओपनली अनएम्प्लॉयड हैं। मीन्स ये फाइंड करना आसान रहता है क्योंकि इसका डेटा मोस्टली अवेलेबल रहता है, बट क्योंकि वो डिस्गाइज्ड है, वो ढूंढ पाना भी मुश्किल होता है कि वहाँ पे इतने वर्कर्स की जरूरत है कि नहीं, किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी जीरो है, वो सब जानना मुश्किल पड़ता है, इसलिए उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो है,
बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमा रहा तो लोगों को मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से देगा, तो उसे कई बार वर्कर्स को निकालना पड़ता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ही ज़्यादा बढ़ गई है तो सबके सबको जॉब दे पाए ज़रूरी तो नहीं है, तो बिजनेसमैन अच्छे एम्प्लॉय को लेगा। जो ज़्यादा स्किलफुल एम्प्लॉय है वो न्यू भी हो सकता है तो उसे लेगा, और पुराना अगर उसमें उतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं है तो पुराने को निकाल भी सकता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, अच्छे से ट्रेनिंग नहीं है उनकी, उतनी स्किल्स नहीं आती उनको। लो अडेप्टेबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप कभी भी देख लीजिए जितने फास्ट आप कोई भी मोबाइल की नया फीचर आए या कुछ काम करना हो, ऑनलाइन बुकिंग करनी हो तो आप जल्दी सीखेंगे, वहीं व्हेन कंपेयर टू योर पेरेंट्स। ऐसे और भी कई सारे लोग होते हैं, ऑल द पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी आती नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बट ये एक मेजर एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी से अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो कम है तो यू वुड बी अनएम्प्लॉयड। इनकन्वीनियंट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कोई कोई फैक्ट्रीज वगैरह रहती हैं वो कहीं दूर मीन्स रेजिडेंशियल एरियाज से दूर बनती हैं ताकि रेजिडेंशियल एरियाज पे वहाँ पे रहने वाले लोगों पे कुछ बुरा इफेक्ट नहीं पड़े। एंड लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, लोकेशन इनकन्वीनियंट है, कहीं दूर जाकर है, एंड वहीं लेबर वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। तो अब हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके भी टाइप्स हैं। पहला है टेक्नोलॉजिकल, जो होता है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी की वजह से। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज कैपिटल इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स लेस लेबरर्स, यानी मशीन से सारा काम हो जाएगा, लोगों की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। When new techniques are introduced in the industrial sector, existing workers are displaced. नई नई तकनीकें आ गई तो जो पहले से लोग थे वहां पर वर्कर्स जो काम कर रहे थे उन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, वो उतने ट्रेन नहीं थे नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटराइजेशन, पहले सब काम मैनुअली होता था, हर जगह फाइल्स वगैरह संभाल के रखनी पड़ती थी, बट देन कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर चलाना, उसमें डेटा सेट सेव करना, एंड उसमें और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आपने डोरेमोन देखा है, वो भी तो एक प्रकार का रोबोट है जो 22वीं सेंचुरी से आया है। वैसे ही जो भी रोबोट्स आते हैं वो हमारे कई सारे काम कर सकते हैं, तो उनकी वजह से भी लोगों की जॉब्स को खतरा है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। ये टेम्पररी बाय नेचर होती है, यानी थोड़े टाइम के लिए रहती है, बाद में ठीक हो जाती है। तो अगर कोई मशीनरी में टूट फूट हो गई है तो वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी। पावर फेलियर, कुछ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज है, टेम्पररीली रॉ मटेरियल्स हमारी फैक्ट्री तक आ नहीं पा रहे, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, कुछ दंगे फसाद हो गए, तो टेम्पररीली लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे क्योंकि तब कुछ काम नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस मतलब प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन, यानी इन्फ्लेशन डिप्लेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन इफेक्टिव डिमांड फॉल्स which leads to a fall in the prices and profits earned by the producers. डिमांड कम हो गई, यानी लोगों को प्रोडक्ट उतना वैल्यूएबल नहीं लग रहा, उन्हें उसकी उतनी जरूरत नहीं है, तो लोग वो खरीद नहीं रहे। लोग उस प्रोडक्ट को खरीदे, इसके लिए प्राइसेस कम कर दी। प्राइसेस कम हो गई तो प्रॉफिट्स भी कम हो गए प्रोड्यूसर्स के। अगर प्रोड्यूसर के पास में प्रॉफिट नहीं है तो यानी वो सैलरी कहाँ से देगा एम्प्लॉइज की, तो लोगों की सैलरी कम हो गई। अगर उनके पास में पैसे नहीं है जनता के पास में, तो वो और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और कम प्रोडक्शन के लिए कम एम्प्लॉयज लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। इसलिए कई सारे एम्प्लॉयज जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा डिप्रेशन के टाइम पे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। प्लास्टिक बैन हो गया भाई, अब या तो पेपर बैग्स यूज करो या अपने घर से क्लॉथ बैग्स लेकर आओ। तो जो लोग प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनका क्या, वहां पे जो मेन प्लास्टिक बैग बनाने के डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना। These changes may affect either the supply of or demand for a factor of production. Factors of production क्या होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन सब की या इनमें से किसी फैक्टर की या तो सप्लाई ऊपर नीचे हो गई या डिमांड ऊपर नीचे हो गई। ये है एक प्रकार का लॉन्ग टर्म फेनोमेनन। पहले वाला फ्रिक्शनल क्या था, वो तो था टेम्पररी, है ना, ये टेम्पररी था, बट ये वाला है लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करने वाला, क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। ऐसे चेंजेस क्यों हो सकते हैं, ड्यू टू चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे प्लास्टिक बैन किया तो गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाई। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अगर इंडस्ट्री के पास में कैपिटल की कमी है तो हो सकता है वो कोई मशीन इंस्टॉल कर ले एंड कुछ वर्कर्स को जॉब से निकाल दे, क्योंकि उनका काम उस मशीन के जरिए हो पा रहा है। शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, पहले मेरी इंडस्ट्री मुंबई में थी, अब मैंने वो कोलकाता में शिफ्ट कर ली। तो पहले मेरे पास में मुंबई में रहने वाले वर्कर्स थे, अब मुझे कोलकाता में रहने वाले वर्कर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो जिन मुंबई वाले वर्कर्स को मैंने काम से निकाल दिया वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना, क्योंकि मेरे बिजनेस का, मेरी कंपनी का स्ट्रक्चर बदल गया, वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई।
Structural unemployment takes place because of a mismatch between the skills of workers and the jobs that are actually available. Example, horse carts had been replaced by auto rickshaws. पहले हॉर्स कार्ट्स ड्राइवर हुआ करते थे जिन्हें हॉर्स कार्ट चलाना आता था, लेकिन अब ऑटो रिक्शा। तो हो सकता है जो लोग हॉर्स कार्ट चलाते थे उन्हें ऑटो रिक्शा चलाना ना आता हो, तो अगर उन्हें इसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड रहना है तो उन्हें ऑटो रिक्शा चलाना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मिसमैच हो जाएगा और वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड टाइपिंग हैज कॉज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग मैनुअल टाइपिस्ट्स। पहले के ज़माने में टाइपराइटर्स होते थे, फिर उसमें वो टाइपिंग स्पीड पूछते थे, बट अब कंप्यूटराइज टाइपिंग आ गई है, यानी कीबोर्ड पे आपके हाथ कितने जल्दी चलते हैं वो मैटर करता है, और टाइपराइटर पे टाइप करने से कोई फायदा नहीं। एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो यहाँ पे इन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है मिलियंस में, जिसमें ये वाली है वर्किंग पॉपुलेशन, इतनी एम्प्लॉयड है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये उतनी उसकी रेट है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ में ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन भी है। इसमें जो 2004-5 का टाइम था उस वक्त टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई थी, क्योंकि स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। देन इन्होंने यहाँ पे एक और स्टैटिस्टिक्स दिया है, स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया 2015-16। इसमें त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है एज 197 पर 1000, वाई गुजरात में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है ओनली 9 पर 1000। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार खुद से रीड कीजिए, अपनी किताब को रंगीन कीजिए, एंड इकोनॉमिक्स को ना कंप्लीटली समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे रटने उठने का काम नहीं चलता, क्योंकि ये आपको आगे तक काम आने वाला है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में, हो सकता है आपको पता नहीं चले, लेकिन एक्चुअली इकोनॉमिक्स आपको आपके करियर में हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक प्रकार का सोशल साइंस है जो सोशल अवेयरनेस जगाता है इन मनी मैटर्स। तो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एवरीबॉडी। कोशिश कीजिए आप इस फेज में आए, तब इसी कैटेगरी में रहें एम्प्लॉयमेंट की। और अगर आप कहीं गलती से अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में चले जाएं तो अपना बिजनेस खोल लीजिए, पर बाकी मेहनत का फल हमेशा मीठा रहता है। तो अपनी स्किल्स पर वर्क कीजिए, एजुकेशन के लिए कैजुअल अप्रोच मत रखिए, और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। हैप्पी लर्निंग एवरीबॉडी, एंड थैंक यू सो मच।